ऑल इंडिया एससी एंड एसटी एडवोकेट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपकर देश के सभी उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाले अधिवक्ताओं को न्यायाधीश नियुक्तियों में उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई है। संगठन के अध्यक्ष अधिवक्ता दुष्यंत चौधरी द्वारा भेजे गए इस ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय संविधान की भावना, सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांतों के अनुरूप न्यायपालिका में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होना आवश्यक है, किंतु वर्तमान समय में एससी एंड एसटी समुदाय का प्रतिनिधित्व अत्यंत कम है। ज्ञापन के अनुसार जनवरी 2021 से जनवरी 2026 के बीच देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल 593 न्यायाधीश नियुक्त किए गए, जिनमें केवल 26 न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा 14 न्यायाधीश अनुसूचित जनजाति समुदाय से थे। ये कुल नियुक्तियों का लगभग 6.7% बताया गया है। संगठन ने इसे भारतीय संविधान की मूल भावना और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बताया। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया कि मई 2026 तक भारत के 25 उच्च न्यायालयों में कुल स्वीकृत न्यायाधीश पदों की संख्या 1112 है, जिनमें लगभग 847 स्थायी न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि 300 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। संगठन का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर रिक्तियों के बावजूद एससी एंड एसटी समुदायों को प्राप्त अवसर नहीं मिलना गंभीर चिंता का विषय है। दिल्ली उच्च न्यायालय के संबंध में ज्ञापन में दावा किया गया कि वर्तमान में न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश में एससी एंड एसटी समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तथा वर्ष 2008 के बाद से इस वर्ग से कोई नियुक्ति नहीं हुई। संगठन ने ये भी कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना से अब तक केवल एक ही एससी समुदाय के न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी। संगठन के माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार एवं संबंधित संवैधानिक प्राधिकरणों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, ताकि संविधान की वास्तविक भावना और सामाजिक समरसता को मजबूत किया जा सके। ज्ञापन में कहा गया है कि देश में योग्य एवं अनुभवी एससी एंड एसटी अधिवक्ताओं की कोई कमी नहीं है और उन्हें उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय की पीठों में अवसर देना लोकतांत्रिक न्याय व्यवस्था को अधिक समावेश और संतुलित बनाएगा। संगठन ने इस विषय को राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बताते हुए शीघ्र संवैधानिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। साथियों, पहले तो सबको आपको क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, हमारा ये हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि ये जो बहुजन समाज है इनका भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन हो। साथियों, इससे पहले जाना बहुत जरूरी है कि जो ये कॉलेजियम सिस्टम क्रिएट किया गया है ये खुद अपने आप में एक गलत सिस्टम है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज shall be appointed by government and the concurrence of the high court and supreme court shall be taken into consideration। तो concurrence का मतलब साथियों ये फाइनलिटी नहीं होता। जब से इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम बनाया है ये सारा जो गवर्नमेंट का जो एक राइट था कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के हिसाब से ये हक छीन के ये कॉलेजियम के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज ने अपने हाथ में ले लिया है। तो अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा तो हम भी अपनी काबिलियत भी शो कर पाएंगे, लेकिन हम अपनी काबिलियत इसी शो नहीं कर पाते कि हम लोगों को ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं करते, क्योंकि जो कॉलेजियम सिस्टम है इसमें ये अपने ही लोगों को करते हैं जिसको भाई भतीजावाद भी बोलते हैं। अगर हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना है इसके लिए हमें गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि पहले तो इस कॉलेजियम सिस्टम को डिसमेंटल करना पड़ेगा ताकि एक फेयर प्रैक्टिस स्टार्ट हो पाए जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। यह मेरे विचार है। धन्यवाद। बस हाँ जी, एक मिनट। यस यस यस। साथियों, जैसे कि आप लोग सभी पूरी तरह से जानते हैं कि देश में जाति इतनी प्रिवेल करती है कि दो तरह से ही करंट लगता है। या तो आप इलेक्ट्रिसिटी का तार छूने से आपको बहुत जबरदस्त झटका लगेगा, या फिर ऐसे ही अगर शेड्यूल कास्ट के आदमी की जाति पता चल जाए तो उससे ज्यादा करंट लगता है। उसकी सामने वाले की बातचीत करने का ट्यून ही चेंज हो जाती है, आपके प्रति मान सम्मान जो था वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संविधान को लागू होने के लगभग 75-76 साल बाद भी वो झोंका तो बना हुआ है। मतलब आप ये देखिए कि बहुत ही ना के बराबर जैसे कहें कि एक तरह से एक बहुत ही ना के बराबर आपको दिए जाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आज तक किसी भी क्षेत्र में आरक्षण 15% और 7.5% कभी भी पूरा नहीं किया गया और तरह तरह से उसको खत्म करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं देश के अंदर। तो उसी कड़ी में, क्योंकि ये लंबा बहुत है, मैं उस पर नहीं जाकर मैं जो यही कन्फाइन रखूंगा अपने आप को
कि सुप्रीम कोर्ट में और इवन हमारे दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, श्री जस्टिस सुरेश कुमार कैथ साहब के बाद में बाहर से कोई दूसरा जज आज तक नहीं बना, और बहुत से ऐसे हाई कोर्ट्स हैं कि बाहर से आज तक कोई जजेस शेड्यूल कास्ट और एसटी से कभी भी नहीं बना है। तो इन्हीं बातों को लेके हमने आज अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, और सीजीआई साहब से आपके माध्यम से हम जो उनसे निवेदन करते हैं कि जो आपने प्रेजेंट सिचुएशन बना रखी है कॉलेजियम की, उसी माध्यम से हमारे लोगों को। जय भीम, जय संविधान। मैं डॉक्टर राजकुमार ढिंगिया, मेंबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए, प्रधान जी के नेतृत्व में ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि आज ही चल रहा है, ये कई बार इस तरह के हम पहल कर चुके हैं। और रिजर्वेशन की जहाँ तक बात आती है तो वाकई में हम सबको वंचित रखा गया है। बाबा साहब ने जो टारगेट लेके रिजर्वेशन की बात कही थी, वो आज आज़ादी को इतना समय हो चुका है, लेकिन हम कहीं से कहीं तक वहाँ नहीं पहुँचे। जुडिशरी में हम लोगों को जो है वंचित ही रखा गया है, और सरकार हमारे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। ये तो सभी को पता है और सब देखते भी हैं। यहाँ तक कि लोग अपने आप को रिजर्वेशन का पार्ट भी कई जगह बताने में हिचकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जितनी संख्या में मेरे यहाँ वकील साथी खड़े हैं, क्योंकि हमारे रिजर्वेशन वाले वकीलों की भी कमी नहीं है, वो भी सर्वगुण संपन्न है, लेकिन संख्या कम है। आने वाले प्रोग्रामों में, क्योंकि संख्या जहाँ बाबा साहब ने भी कहा था एक बनो, नेक बनो, शिक्षित बनो, तो शिक्षा तो हमने ले ली है, लेकिन हम आज भी इकट्ठा नहीं हो पा रहे। प्रधान जी ने बहुत सारे प्रयास करे, प्रधान जी ने ये 4-5 दिन से इंटीमेशन भी दिया सबको कि भाई सबको वहाँ चलना है करके, लेकिन मैं देख रहा हूँ संख्या काफ़ी कम है। मैंने भी कहीं से सुना कि भाई प्रोग्राम है, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी होना चाहिए वहाँ पर, तो मैं इसलिए आया। तो मेन यही है कि हम सब जब तक अपनी आवाज़ को मिलकर नहीं उठाएंगे, जब तक हमें ऐसे ही शोषित होना पड़ेगा। आज काफ़ी लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें कही, बस मैं एक ही बात पर कहना चाहूँगा कि पहले हमें समझना है कि हमारी समस्या क्या है। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म क्यों अपनाया? क्योंकि बुद्ध धर्म एक साइंटिफिक धर्म है। वो आपको 4 बातें बताता है। पहली बात तो आपके जीवन में समस्या है, दूसरी बात उस समस्या का कारण है, तीसरी बात उसका निवारण है, और चौथा निवारण की तरीके। तो पहली बात हमारी समस्या क्या है कि हम सब लोग पीड़ित हैं, उसका कारण है, और तीसरा उसका निवारण है, और चौथा उसका निवारण के तरीके। तो पहले पीड़ित कौन है ये समझिए आप। जब आपको ये कहा जाता है कि हिंदू हैं आप, तो उससे आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, उससे सिर्फ आपने एक सवाल पूछना है कि हिंदू में आपका वर्ण क्या है। अगर वो अपने आप को ब्राह्मण बताता है, क्षत्रिय बताता है, वैश्य बताता है तो कोई, और अगर वो इन तीनों में से कुछ नहीं है तो वो शूद्र है। तो पहले ये समझना है कि हमारी संख्या है कितनी और हमारे साथ किसको शामिल करना है, उसके बाद उसका करना है। और बस अंत में मैं अपनी बात को, जैसा कि मुझे कहा गया है कि बहुत ही सीमित रखना है, यही कहा जाएगा जब आपको अपनी समस्या का पता लग जाएगा तो ही आप उस, जैसे हम कोई बीमारी होती है तो डायग्नोस उसका सही हो जाए तो उसका इलाज सही होता है, तो ऐसे ही जब हमें पता लग जाएगा कि कौन हमारा साथी है, वो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, तो वो शूद्र है। विश्वास एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से हूँ। आज जो हम सारे साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबका मकसद एक ही है कि हम जो शेड्यूल कास्ट के जितनी भी कम्युनिटी है भारत में, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ आवाज़ उठते ही उसको दबा दिया जाता है। सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि जो इनको डोमिनेट किया जाए, उनके ऊपर जो भी अत्याचार हो, इनकी सुनवाई ना हो। बहुत सारे केसेस ऐसे पेंडिंग हैं जो जुडिशियल में आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। SC/ST कमीशन में भी जाते हैं, क्या पावर दिया है? SC/ST कमीशन में हमारा कोई पावर नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन होता है, आईओ लिख के देता है, वो हमारी मजाक उड़ाते हैं, बोलता है SC/ST कमीशन को क्या आती है, हम ही सिखाती है उनको, ये तो जानवर बैठा है, ऐसे ऐसे शब्द यूज करता है वहाँ। जानवर बोला, इनको हम सिखाते हैं। आईओ एक मतलब जिनका वो नहीं है, वो एडवोकेट को भी ऐसे बोलते हैं। वो SC/ST कमीशन वो सुन के खुश होता है, क्योंकि मेजोरिटी वहाँ पे है। तो हमारे साथ जो कुछ भी हो रहे हैं ना, ये सब न्यायिक व्यवस्था के प्रणाली से सुधार हो सकता है। अगर हमारे अंदर से, हमारे समाज से कोई भी आके वहाँ पे हमारी सिलेक्शन हो, जजेस की पद में हो, तो यहाँ पे न्याय मिल सकता है। क्योंकि वहाँ से फिर आते का है हाई कोर्ट आते ही जब देखते हैं कि ये तो SC/ST कमीशन से आया है जी, तो उसको क्या करता है, डिसमिस, बोला ये तो नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। मतलब हमारे लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, SC/ST कोर्ट बनाए, कुछ काम नहीं है, सिर्फ नाम का बना के रखा है। ऑल इंडिया एडवोकेट्स
SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन जो रिजर्वेशन है SC/ST के लिए हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जो प्रतिवेदन किया, रजिस्ट्रेशन किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं करंडाल अशोक एडवोकेट गाजियाबाद से आया हूँ, मैं यहाँ भी रहा हूँ, तो मैं NCR के भी लोग आए हैं, तो मैंने सोचा कि NCR। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रारंभ करूँगा डॉक्टर अम्बेडकर से। जैसे उन्होंने जेम्स फोर्ड और उसकी रिफॉर्म्स की बात करी, 1919 की बात है, सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने रिप्रेजेंटेशन दिया था कि हमारा जो है ये रिप्रेजेंटेशन इसमें होना चाहिए। इसमें जो है जो मुस्लिम्स हैं, ईसाई है, उसी की तरह से जो है SC और ST का जो है SC का इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने, जबकि बार एक्ट लॉ भी नहीं थे, बार एक्ट लॉ होने के बाद 1923 के बाद में, जो 22 में वहाँ भेजा और 1923 के बाद में उनका जो विटनेस की साइमन कमीशन थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने सबसे पहले विटनेस की आपके ये जो था आपका जो पहला वाला कमीशन था 19 वाला, है ना, साउथ बोरो कमीशन जो है इसमें एक मील का पत्थर हुआ है। उसके बाद में साइमन कमीशन देर आफ्टर, जैसे एडवोकेट राजेंद्र जी ने कहा, उसके बाद में जो हमारा ये गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम और सेकंड और थर्ड, आप ये जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें डॉक्टर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, दो वे ऐसे व्यक्ति थे, विशिष्ट डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का SC का जो है रिप्रेजेंटेशन कास्ट का किया था। उसमें गांधी जी केवल सेकंड में गए थे, तो उसमें यही बात थी, तो उन्होंने दोनों, उसके बाद में फिर ट्विना पैक्ट हुआ, ट्विना पैक्ट के बाद ये हुआ। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि इसमें सभी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, गवई साहब जब थे, उन्होंने ऑफिशियल रूप से सुप्रीम कोर्ट में जो है उसके माध्यम से रिजर्वेशन प्राप्त किया। और आप ये जानेंगे कि हाई कोर्ट्स में अभी भी, इवन मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में अभी ऑफिशियल रूप से, वहाँ ऑफिशियल में हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा, जजेस की बात नहीं कर रहा, वहाँ ऑफिशियल लोग की बात, रजिस्ट्रार वगैरह होते हैं, उनमें अभी भी बहुत सारे हाई कोर्ट में बहुत सारे हाई कोर्ट का रिजर्वेशन वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज ये है, जैसे 99 वाला जो संविधान संशोधन था, वो सब ने कहा कि इन्होंने भी टर्न डाउन उसको कर दिया कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को कहा उन्होंने कि हमारे हाथ में ये होना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको जो है, लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट में और ना ही नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में गवर्नमेंट में इस बात पर ध्यान नहीं है। जब हर जगह रिजर्वेशन है तो यहाँ रिजर्वेशन क्यों नहीं है? देखिए, जो महत्वपूर्ण चीज है, अमेरिका रहा हो, USA रहा हो, ऑस्ट्रेलिया रहा हो, कनाडा रहा हो, तो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, अफर्मेटिव एक्शन और डाइवर्सिटी। जिस देश में भी एफर्मेटिव एक्शन और डाइवर्सिटी नहीं होगी, उस देश का उत्थान और उसका निर्माण जो है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो SC हो, ST हो, महिलाएं हो, OBC हो और माइनॉरिटीज के लोग हों, जब तक उसमें एफर्मेटिव एक्शन होगा, उनमें उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, उनमें उनकी जुडिशियल नेचर नहीं होगी, तब तक जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो मेरा तो इससे भी आगे जाके खबर तड़का टीवी हिंदी, सत्य, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता का वादा। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, गहन विश्लेषण और दिल को छूने वाली कहानियाँ जो जागरूकता जगाती हैं और बदलाव की प्रेरणा देती हैं। हर पल अपडेटेड रहें, हमारे परिवार का हिस्सा बने। जुड़ें, सब्सक्राइब करें। YouTube और Facebook पर खबर तड़का टीवी को फॉलो करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, हर ब्रेकिंग न्यूज तुरंत पाएं। कमेंट, लाइक, शेयर, अपनी राय साझा करें, वीडियो लाइक करें और सच्चाई की आवाज फैलाएं। हमें फॉलो करें YouTube, Facebook, Insta, LinkedIn, X पर और वेबसाइट है रहnews.com। आपके समर्थन से सच्चाई की आवाज और बुलंद होगी। आइए जागरूकता की इस यात्रा में साथ चलें।